हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में कि मादा जनन तंत्र का एक फोटो में आपका सारा का सारा तंत्र से संबंधित कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ध्यान से देखेंगे तो लास्टली आपको पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है ना मादा जनन तंत्र बनाना सीखे आप। तो क्या करना पड़ेगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि दो गो चिड़चिड़ी पढ़ना पड़ेगा। चिड़चिड़ी मतलब समझ रहे हैं आप बढ़िया से, लाइन खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? लाइन। इस तरह से हम लाइन खींच लिए, एक इधर से लाइन खींचिए, एक इधर से लाइनिंग खींच लेना है, ठीक है। अब लाइन खींचने के बाद सर दूसरा स्टेप में हमको क्या करना होगा? तो सर दूसरा स्टेप में क्या है कि दोनों तरफ से जो है ना अंडा पारना है। क्या पारना है? अंडा। ये इस तरह से अंडा घींच देना है। इस तरह से क्या किए, दो गो अंडा हम बढ़िया सा खींच दिए। ये थोड़ा छोटा अंडा हो गया। अंडा जो होगा वो दोनों क्या होगा, लगभग इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या किए सर, तो दो गो अंडा हम खींच दिए। अब यहाँ पे पॉइंट आया क्या कि सबसे पहला काम क्या था, दो चिड़चिड़ी पार देना है। इसके बाद क्या, दो अंडा ले लेना है। अब अंडा पे करना क्या है समझना है, इसको आगे की ओर बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा देना है। इसको भी आगे की ओर इस तरह से बढ़ा देना है। बढ़ा दिए, अब बढ़ गया। इसके बाद क्या करना होगा, तो सर एक जो है ना लाइनिंग यहाँ से शुरू करना है और अंततः इस तरह से फैलाते हुए और लास्टली यहाँ पे मिला देना है। कंप्लीट है। जैसे ही मिला, इसके बाद क्या करना है सर, तो यहाँ से एक और लाइनिंग आएगा इस तरह से। ये एक लाइनिंग आ गया, इसको इस तरह से लेके जाना है नीचे वाले एरिया में और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है। कंप्लीट है। फिर इसके बगल से एक और लाइनिंग आएगा यहाँ से, इस तरह से यहाँ पे एक लाइनिंग आ चुका है। इसको भी क्या करना है, सेम कंडीशन जो है ना अप्लाई करना है और इस तरह से इसको भी बना देना है। अब लास्ट स्टेप आया क्या कि सर यहाँ से एक और लाइनिंग खींचिए आप, जो कहाँ पर जाएगा, तो लास्ट छोर तक उधर की ओर चला जाएगा। ये आपका जो है मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनके तैयार है। अब इसमें करना क्या है आप ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या है वो आप ध्यान से समझिएगा। नेमिंग करना सबसे मेन होता है। नेमिंग का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? नामकरण करना जो है ना काफी इसका जो है ना अनिवार्य होता है। अब देखें, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मेन भाग है उसका नाम क्या है, तो सर ओवरी है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला भाग आया, इसका नाम क्या है, तो सर ओवरी हो गया। ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं, तो सर अंडाशय बोलते हैं। एक साथ हम सब कुछ क्लियर करते जा रहे हैं। पहला भाग है। अब बात करते हैं क्या कि सर ओवरी हम देख लिए पहला भाग है, इसका खासियत क्या होता है अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे क्या कि यह ओवरी क्या करता है, तो अंडाणु का निर्माण करता है। यानी कि ओवम का निर्माण करने का काम कौन करता है, यह ओवरी करता है। इसी कारण इसको क्या कहा गया है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब समझे, प्राथमिक जननांग। तो मादा का प्राथमिक जननांग आपसे पूछा जाए किसे कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, अंडाशय को। पहला पॉइंट आप समझे। इसके बाद क्या आया कि सर इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो पहला रीजन क्या होता है कि अंडाशय जो है ना दो काम करता है। इसका कार्य का बात करिए, कार्य के आधार पर इसको रखा गया। कार्य या इसका फंक्शन का बात करिए आप, तो फंक्शन जो होता है दो है। पहला तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसका मतलब आप समझे, ओवम का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण। किसका निर्माण सर, अंडाणु का निर्माण। पूछा जाएगा कि अंडाणु का निर्माण कौन करता है, आप क्या बोलेंगे, अंडाशय। दूसरा काम कुछ ना कुछ तो होगा, तो सर दूसरा काम होता है इसका क्या चीज, तो सेक्स हार्मोन निकालना। सेक्स हार्मोन निकालना, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग कौन सा हार्मोन, लिंग हार्मोन निकालना। तो लिंग हार्मोन कौन निकालता है, तो हम बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय से लिंग हार्मोन जो निकलता है उसका नाम कुछ होगा ना, तो एक का नाम होगा एस्ट्रोजेन और दूसरा का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरॉन। तो कितने प्रकार के हार्मोन इसमें से निकलते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला पॉइंट क्या है आपके सामने में कि सर अंडाशय को हम क्या बोले हैं? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राथमिक जनन। क्यों बोले हैं? क्योंकि इसके अंदर में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट का मतलब क्या हुआ? युग्मक। युग्मक में क्या बना? तो अंडाणु। अंडाणु का निर्माण करने का क्षमता इसके अंदर होता है, साथ साथ इसके अंदर क्षमता होता है लिंग हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने का। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कैसे कि अंडाशय के कार्य को लिखें, तो उस समय आसानी से आप लिख सकते हैं कि अंडाशय का पहला कार्य होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दूसरा सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, या बोल सकते हैं अंडाणु का निर्माण करना, साथ साथ लिंग हार्मोन को भी जो है बनाना या सेक्रेट करना। पहला पॉइंट आया। अब आया क्या कि सर अंडाशय तो हम जान गए, अब अंडाशय के बाद दूसरा अंग कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, झल्लरी टाइप का, यानी कि दोनों तरफ से यह स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? दिखाई देगा। तो इसका नाम क्या होगा? तो सर रियल में इसका नाम जो होता है ना वो झल्लरी ही होता है। क्या होता है? तो झल्लरी, 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 या इसी को हम क्या कहते हैं? तो फिम्बड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बड़ी। अब इसका काम क्या होगा सर ये बताइए। तो सर यहाँ पे पढ़े हैं क्या कि इस अंडाशय से क्या निकलता है? तो अंडाणु। अब निकलने के बाद उस अंडाणु को कैच कौन करेगा? कैच का मतलब क्या? कलेक्ट कौन करेगा? तो उसको पकड़ने का काम कौन करता है? तो झल्लरी। तो यहाँ से एक जैसे ही अंडाणु निकला, तो अंडाणु को निकलने के बाद कैच करने या पकड़ने का काम कौन करेगा? तो आपको दिमाग में भर लेना है कि जब भी अंडाणु रिलीज होगा तो उस अंडाणु को जो है कलेक्ट करने का काम या कलेक्शन करने का काम कौन करेगा? झल्लरी। तो झल्लरी का फंक्शन अगर एग्जाम में पूछ दे कि क्या होता है, तो उस समय आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम, या बोल सकते हैं क्या चीज? अंडाणु को पकड़ना। तो अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करेगा? तो बोरे यहाँ पे याद रखना झल्लरी। तो दिमाग में भर लेना है कि सर मेरे पास क्या था? मादा जनन तंत्र, एक बड़ा सा तंत्र आया, इसका सबसे पहला भाग कौन दिखाई दिया? अंडाशय। अंडाशय क्या कह रहा है कि सर हम 2 चीज निकालेंगे, पहला तो अंडाणु और दूसरा सेक्स हार्मोन। अब ये अंडाणु निकाला, लेकिन निकालने के बाद बोला है कि हम रखेंगे नहीं, हम देंगे किसको? झल्लरी को। झल्लरी कस के पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद जो है ना आगे की ओर बढ़ाएगा, तो सामने वाला जो ये नली दिखाई दे रहा है, एक ट्यूब दिखाई दे रहा है ना, यही ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। अब ये कितने भाग में बटा हुआ रहता है वो पूछा जाएगा, तो बोलना है 3 भाग में। सबसे पहला भाग जो होगा ना, इसका नाम होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पहला भाग है, यानी कि इसको हिंदी में बड़ा सुंदर नाम दिया गया है कीप। तो आपसे पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के पहला भाग का क्या नाम होता है? इनफंडिबुलम, या इसी को क्या बोलेंगे? कीप। दूसरा भाग जो है इसका नाम क्या होता है सर? तो इसको बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। एम्पुला, या इसी का हिंदी नाम होता है तुम्बिका। क्या नाम होगा? तुम्बिका। तो आपको याद रखना है क्या कि सर सबसे पहला भाग या क्लोजर पार्ट किसका? तो ओवरी का कौन होता है? इनफंडिबुलम। और झल्लरी किसमें होता है? तब पर भी आप बोलेंगे इनफंडिबुलम में होता है या कीप में होता है। कीप के बाद दूसरा भाग जो आया उसी का नाम क्या हो गया? तुम्बिका। क्या नाम है? तुम्बिका या एम्पुला। लास्ट भाग जो होगा ना उसका नाम क्या होगा? इस्थमस। इस्थमस। क्या नाम होगा? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे कौन चीज? तो इस्थमस। इसका नाम क्या है? इस्थमस। इस्थमस। तो टोटल कितने भाग हुए? हिंदी में भी सेम नाम है। तो टोटल फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग है? 3। पहला का नाम हो गया कीप या इनफंडिबुलम, दूसरा का नाम तुम्बिका, लास्ट का नाम क्या है? इस्थमस। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर यहाँ से जो है झल्लरी कैच किया तो हम अपने पास रखेगा? तो नहीं रखता है, ये दे देता है किसको? तो तुम्बिका को दे देता है। तुम्बिका में जाकर के या ओवम स्थिर से बैठल रहेगा। ठीक है, अभी ओवम जो बैठल रहेगा वो वेट किसका करेगा? तो स्पर्म का। अगर स्पर्म आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि निषेचन स्थल किसे कहा गया है या फर्टिलाइजेशन साइट किसको कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्बिका को या एम्पुला को कहा गया है। तो इसको कौन सा साइट कहा गया है सर? तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन
क्या चीज कहा गया है? तो साइट कहा गया है, या इसी को बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन स्थल कहा गया है। किसको? तुम्बिका को। कभी कभी जो है जंक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, तो वहां पे एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे भी निषेचन कंप्लीट हो सकता है। अब आया क्या कि सर हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। दूसरा किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब कौन सा संरचना आएगा? कोई ना कोई तो संरचना जरूर आएगा। सर अगला संरचना जो आता है हम लोग के सामने में, ये सामने वाला इलाका, इसका नाम होता है यूटेरस। क्या नाम है? यूटेरस। यूटेरस को ही हम क्या बोलेंगे? गर्भाशय। तो गर्भाशय का जो पहला भाग होता है ऊपर की ओर, इसका नाम होता है फंडस। क्या नाम होता है? फंडस। नीचे का जो भाग दिखाई दे रहा है या पूरा का पूरा, इसका नाम क्या होगा? बॉडी। और सबसे अंतिम भाग जो होता है, ये जो ओपन हो रहा है, इसका नाम क्या है? सर्विक्स। क्या नाम होगा? सर्विक्स। तो टोटल कितने भाग होते हैं? तो गर्भाशय के 3 भाग है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स को हिंदी में ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्रीवा। ये आपको दिमाग में भर लेना है। बॉडी को हम काय बोल सकते हैं, बट फंडस का नाम सेम होगा, फंडस ही। तो आपसे पूछा जाए गर्भाशय के मुख्य कितने भाग? 3। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि सर ये तीनों भाग में से बच्चा कहाँ पे पलता है? तो बच्चा पलेगा कहाँ पे? तो बॉडी में पलता है। तो अगर पूछा जाए कि बेबी जो है कंसीव होने के बाद कहाँ पे रहता है, तो आपको याद रखना है बॉडी, यानी पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ना बॉडी कहलाता है। अब आता है क्या कि सर लोअर सेक्शन में आप कुछ नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे वेजाइना ओपन होता है, इसका अलग से हम डायग्राम बना देंगे। ये हो गया। तो अब आया बात क्या कि सर यहाँ तक हम पढ़े। अब यूटेरस का जो है ना और भी चीज हम देखे थे क्या कि इसमें लेयर भी होता है। क्या होता है? लेयर। तो इसके अंदर लेयर की संख्या कितने होते हैं? 3। बोले क्या? यूटेरस के पास नंबर ऑफ लेयर अगर पूछा जाए तो कितने होंगे? तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पे जो इधर की ओर है इसको रेड कर देना उचित रहेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी पे पड़ता है तो यही लेयर पर पड़ता है। ये सामने वाला जो लेयर है इसी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है? असर पड़ता है। तो सामने वाला जो लेयर है इसको क्या बोला गया? तो सर इंडोमेट्रियम। तो याद रखना है क्या कि गर्भाशय के भाग भी 3 हैं, साथ साथ क्या अगर पूछा जाए कि अस्तर कितने हैं तो वो भी कितने होंगे? 3। सबसे अंदर वाला जो अस्तर होगा ना इसका नाम क्या होगा सर? इंडोमेट्रियम। क्या नाम होगा? इंडोमेट्रियम। या इसी को कह सकते हैं हम कौन सा अस्तर? अंतः अस्तर। तो अगर आपसे पूछा जाए गर्भाशय के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो अंतः स्तर कहते हैं, चाहे इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इसका मेन खास बात क्या होता है आप बताइएगा। तो मासिक चक्र के दौरान हर मंथ जो अस्तर टूटता है उसका नाम क्या होता है? इंडोमेट्रियम। यहाँ पे याद रखना है आपको कि इस पे असर किसका होता है? एमसी का होता है या मासिक चक्र का। याद रखना है आपको कि मासिक चक्र का प्रभाव किस स्तर पर देखा जाता है? इंडोमेट्रियम या अंतः स्तर पर। अब आया नेक्स्ट पॉइंट आया आपके सामने में कौन सा? तो सर बीच वाला स्तर को क्या कहेंगे? ये सामने वाला जो बीच वाला स्तर दिखाई दे रहा है इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो इसका नाम होगा क्या चीज? तो सर मायोमेट्रियम। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो मायोमेट्रियम हो जाएगा। इसका नाम जो है बीच वाला का वो क्या बोले हम? तो सर बीच वाला का जो नाम होगा वो क्या चीज होगा? तो यहाँ पे इसका नाम हम रखे हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम या मायोमेट्रियम को कहा जाता है कौन सा स्तर? तो पेशी स्तर। तो सेकंड दूसरा नंबर पे जो स्तर होता है उसका नाम क्या होगा? पेशी स्तर। अब यहाँ पे पॉइंट आया कि सर मायोमेट्रियम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी बच्चा जो है ना शरीर से बाहर निकलने वाला रहता है या बच्चे का जन्म होने वाला रहता है या प्रसव होने वाला रहता है तो उस समय इसी मायोमेट्रियम पर क्या होता है? तो एक हार्मोन काम करता है। कौन सा हार्मोन काम करता है वो आपको समझना है कि बच्चा का जब जन्म होने वाला रहता है तो वहाँ पर एक हार्मोन काम करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। आपको दिमाग में भर लेना है
कि जब भी बच्चा जो है शरीर से बाहर निकलने वाला, कब निकलने वाला रहेगा, तो 9 महीना 5 दिन के बाद। यहाँ पे एनसीईआरटी का, ये जरूरी नहीं है कि सब में ऐसे ही होगा 9 महीना 5 दिन में, किसी में आगे हो सकता है, किसी में पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय उसके बॉडी में एक हार्मोन काम करता है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। और वह ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, यानी कि संकुचन पैदा करेगा। किसमें, तो मायोमेट्रियम में। और जैसे ही संकुचन पैदा करेगा तो उस बच्चा को नीचे की ओर प्रेस करेगा, नीचे प्रेस करेगा और बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पे भी देखिएगा क्या कि शहर, यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद महिलाओं में एक चर्चा होता है कि बार बार देखिए ना डॉक्टर साहब का दर्द होता है, फिर दर्द बंद हो जाता है, तो सबसे अच्छा क्या करिए, दर्द बढ़े वाला दवाई दे दीजिए ना। तो प्रेगनेंसी में जैसे ही बोली महिला की दर्द बढ़ने वाला दवाई दे दिया, इसका मतलब है क्या कि ऑक्सीटोसिन देने के लिए बोल रही है। क्या बोल रही है, तो ऑक्सीटोसिन, ताकि इसका कॉन्ट्रैक्शन का लेवल क्या हो, बढ़ जाए और बच्चा कहाँ की ओर चला जाए, नीचे की ओर। तो याद रखना है आपको कि गर्भाशय में यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के गर्भ में दर्द क्यों होता है, तो आपको याद रखना होगा कौन से हार्मोन के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, जो कहाँ पे काम करता है, तो मायोमेट्रियम पर काम करता है। नेक्स्ट आया क्या कि सर सबसे बाहर वाला भाग जो दिखाई दिया, दो भाग तो हम पढ़ लिए, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और लास्ट जो आता है ये वाला भाग, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसका नाम है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है, पेरीमेट्रियम, या इसी को बोल सकते हैं क्या चीज सर, परिगर्भाशय। हिंदी वाले परिगर्भाशय। एक वीडियो में आपका जो है ना सारा कहानी इसका खत्म हो जाएगा। अब आया क्या कि सर इतना कुछ समझ लिए, बॉडी में बच्चा पल रहा था, जो लास्ट वाला भाग दिखाया गया है उसका नाम क्या रखें आप, सर्विक्स। सर्विक्स का कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना, तो सर यहाँ पर एक हार्मोन काम करता है, उसका नाम है रिलैक्सिन। क्या काम करता है सर, तो रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का मतलब क्या समझे, तो रिलैक्सिन एक क्या है, तो हार्मोन है जो प्रसव के समय, प्रसव का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बच्चे का जन्म होगा उस समय इसको रिलैक्स करेगा या फैलाएगा। तो प्रसव के समय कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रसव का मतलब पास्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे का जन्म देना। तो बच्चे का जब जन्म होता है उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है, तो आपको याद रखना है, पहला का नाम ऑक्सीटोसिन और दूसरा का नाम रिलैक्सिन। रिलैक्सिन किस पे काम करता है, तो सर्विक्स पे, और ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है, तो मायोमेट्रियम पर। अब बात आया क्या कि ये दोनों मिल करके एक साथ काम करेगा तभी ये बच्चे का डिलीवरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या बोले कि ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन, धक्का दे करके बच्चा को नीचे की ओर कौन फेंक रहा है, ऑक्सीटोसिन, और नीचे में जो रिलैक्सिन होगा इसके जो यूटेरस का जो वॉल है उसको क्या करेगा, फैलाएगा। इसको दोनों तरफ से फैलाने का काम कौन करता है, तो रिलैक्सिन करता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसव के समय कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या पैदा करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन, किस पे, आपको रखना है याद, मायोमेट्रियम पर। और वही पूछा जाए क्या, रिलैक्सिन कहाँ पे काम करता है, सर्विक्स पर, इसको ओपन करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का एक पॉइंट सोचिएगा, कीवर्ड होता है कि वो बोलते हैं क्या कि डॉक्टर कितना ओपन हुआ है, 1 फिंगर बोलेगी, 2 फिंगर, 3 फिंगर। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही 1 फिंगर बोला गया इसका मतलब यह ओपन मात्र कितना हुआ है, 1 फिंगर हुआ। फिर 2 फिंगर बोला जाएगा, इसका मतलब इतना ओपन हो गया है। 3 फिंगर मतलब क्या कि पूरा का पूरा सर्विक्स सब ओपन हो गया है, कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है। तो कोड वर्ड जो फिंगर वर्ड में होता है वो सर्विक्स के ओपन के लिए बोला जाता है। तो ये पॉइंट हो गया किसका, तो सर एक पूरा का पूरा किसका, तो मादा जनन तंत्र का, या इसी को बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इतना कुछ जान चुके हैं। अब देखेंगे इसके बाद का पॉइंट क्या चीज हो सकता है, आप ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आया क्या कि सर ये तो हम जान गए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है। आप एक काम कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सो देखिए, सबसे पहला मेरा क्या आया था कि सर यहाँ पे हम देखें क्या कि पहला नंबर पे मेरे पास आया क्या, तो मेन भाग आया ओवरी। क्या आया, ओवरी। अगर हम ओवरी का बात करें या हम किसका बात करें, अंडाशय का, उससे पहले एक काम करें आप लोग क्या कि मादा जनन तंत्र को हम सजा लेते हैं बेहतर ढंग से कि कौन कौन सा हम जो है ना अंग इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो अगर हम लिखते हैं क्या चीज, मादा जनन तंत्र, या इसी को आप लिखते हैं क्या चीज, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इसको लिखें तो सर इसके अंतर्गत हमको पढ़ना किसके बारे में है, मादा जनन तंत्र है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पढ़ना किसके बारे में है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या कि सबसे पहला अंग जो आया था उसका नाम क्या था, ओवरी। तो पहला जो अंग आया इसको क्या बोले थे, प्राथमिक भी बोले थे। तो सबसे पहले आपको लेना क्या होगा, तो सर प्राथमिक जनन अंग देख लेते हैं। क्या देखते हैं सर, प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत क्या आता है, देखिए सही से समझना है। तो पहला नंबर पे आया मेरा प्राथमिक जनन अंग, या इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आ गया, अब समझिएगा सही से, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया। दूसरा नंबर पे क्या हो सकता है आपको ध्यान समझना है। अच्छा बताइए, प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा भाग आया था, तो सर एक ही भाग था, उसका नाम क्या था, ओवरी था। ओवरी को ही हम क्या बोल सकते हैं, अंडाशय। एक रीजन भी आपको बताए थे कि अगर ओवरी का बात करिएगा, इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया था, क्योंकि इसके अंदर क्षमता होता है क्या चीज करने का, तो अंडाणु निर्माण, साथ साथ एक और काम कर लेता था, क्या चीज करता था, तो लिंग हार्मोन निर्माण, लिंग हार्मोन निर्माण। इसी कारण इसको क्या बोला गया था, प्राथमिक जनन। अब आया दूसरा नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्या इसका कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा आएगा सहायक नली। क्या नाम है, सहायक नली, या इसी को बोल सकते हैं आप लोग क्या चीज, एक्सेसरी डक्ट। अब आया क्या कि सर एक्सेसरी डक्ट के अंतर्गत कौन आएगा, तो सबसे पहले आप देखे हैं क्या कि यहाँ पे अंडाशय आया, अंडाशय के बाद जो नली के जैसा दिखाई दिया था उसका नाम क्या था, फैलोपियन ट्यूब। तो सर यहाँ पे हमको देखना क्या है, तो सर पहला नंबर पे जो आएगा ना उसका नाम कौन सा ट्यूब होगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ये आ गया मेरा फैलोपियन ट्यूब। अब बात करें क्या कि सर फैलोपियन ट्यूब जो हो गया वो हम जान चुके हैं, इसी का दूसरा नाम कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा ओविडक्ट भी इसको कहेंगे। ओविडक्ट मतलब समझे, अंडवाहिनी। हिंदी में तो सेम नाम होगा, इंग्लिश में जो है, सॉरी हिंदी में इसको अंडवाहिनी भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आया क्या कि सर फैलोपियन ट्यूब के अलावा हम क्या देखे थे, तो जब फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट होता था तो मेरे पास जो ओपन वाला साइट आता था पूरा का पूरा किसका भाग होता था, यूटेरस का। तो सर यहाँ पे दूसरा भाग का नाम क्या होगा, गर्भाशय। इसका नाम क्या है सर, गर्भाशय, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यूटेरस बोल सकते हैं। यूटेरस आ गया। अब यूटेरस के बाद अगला पॉइंट कुछ हो सकता है सर, तो यहाँ पे आप देखें क्या कि यूटेरस के अलावा कोई भाग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ तक कौन सा है, यूटेरस हो गया। अब आता है क्या कि सर इसमें और कोई भाग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो भी किसका भाग होता है, यूटेरस का, सर्विक्स, तो फिर लिखना जो है ना उचित नहीं है। अब इसके बाद सहायक नली के बाद आपके पास क्या आएगा पॉइंट सर, ध्यान समझिएगा। अब आया उसका नाम है सहायक ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, सहायक ग्रंथि, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या चीज, तो एक्सेसरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या चीज सर, तो यहाँ पे एक ही नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इस बुक में पढ़ना भी वही है, मेमरी ग्लैंड, या मेमरी ग्लैंड को ही क्या कहेंगे, स्तन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है सर, स्तन ग्रंथि। ये सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या आया सर, तो लास्ट टॉपिक आया मेरा कौन सा, तो बाह्य जनन अंग। कौन सा जनन अंग है, बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग, या इसी को बोल सकते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आ गया आपके पास। इसमें क्या आएगा, तो सर बहुत सारा भाग है, लेबिया मेजोरा, इसका क्या नाम है सर, तो इसका नाम है लेबिया मेजोरा, मेजोरा। दूसरा का नाम है लेबिया
माइनोरा। तीसरा का नाम क्या होगा सर? तो यहाँ पे क्लाइटोरिस हो सकता है। क्लाइटोरिस के अलावा मॉन्स प्यूबिस आ गया। ये सब जो है ना इसी के अंतर्गत आता है। तो अभी फिलहाल इसका नाम सुन लीजिए, फिर एक एक करके क्या करेंगे स्ट्रक्चर वाइज हम पढ़ते जाएंगे। तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये पॉइंट क्या हो गया, तो क्लियर हो चुका है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब आता है बात क्या कि सर ये तो हम देख चुके हैं, प्राथमिक जनन तंत्र हम अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, सहायक नली भी हम देख चुके हैं, गर्भाशय तक का कहानी। अब आया क्या कि अगर सहायक ग्रंथि का बात करिएगा तो इसका क्या खास बात है आप बता सकते हैं? तो सर इसमें आया एक ग्लैंड आया, इसका नाम क्या है, मेमरी ग्लैंड। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथि के बारे में। तो मेरे पास जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, स्तन ग्रंथि। तो आप ध्यान से देखिए, पहले फोटो बना लेते हैं, वो कहानी लिखना जो है ना बाद का चीज़ है, कहानी लिखने से कुछ फायदा नहीं है, फोटो से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक फोटो बना लेते हैं, किसका, स्तन ग्रंथि का। ये ले लिए, क्या चीज़ हुआ, तो यहाँ पे आ गया रिब्स, पसली हो गया, ये चेस्ट कैविटी के पास होगा। यहाँ पे ये रिब्स को दर्शा दो आप, किसको दर्शा देना है, रिब्स। रिब्स का मतलब क्या हुआ, तो सर यहाँ पे पसली आ गया, पसली। तो चेस्ट कैविटी के पास ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, तो सर पसली पाया जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, तो सर यहाँ से इस तरह से हमको क्या ले लेना है, तो सर पूरा का पूरा स्तन ग्रंथि इस तरह से दर्शा देना है। ये चलिए कंप्लीट हो गया स्तन ग्रंथि का जो है ना सिंबल। अब क्या करना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले अब यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे पाली लेना पड़ेगा। पाली का मतलब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इससे पहले क्या करते हैं, चारों तरफ से एडिपोज टिश्यू भर देते हैं। कौन सा टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू। इसमें क्या होता है, तो सर यहाँ पे इसके बाहरी साइड में एक एडिपोज टिश्यू का जो है ना गुच्छा पाया जाता है, चारों तरफ से भरा पड़ा रहता है, जिसको हम चर्बी भी बोल सकते हैं या फैट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ क्या चीज़ सर, तो एडिपोज टिश्यू इसके साइडर पार्ट में। उसके अलावा जो पीछे वाला एरिया होता है, रिब्स वाला एरिया, वो भी एडिपोज टिश्यू से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। तो ये चारों तरफ से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कौन, तो एडिपोज टिश्यू। तो ये काम हो गया किसका, एडिपोज टिश्यू का या वसीय उत्तक का। अब एडिपोज टिश्यू के अलावा यहाँ पे कोई ना कोई तो फंक्शन करने आएगा। सर मेन भाग कौन होगा ये बताइएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है क्या चीज़, कि सर इसके अंदर में आएगा बड़ा सुंदर सा चीज़ जिसका नाम है मेमरी लोब। कौन सा लोब है, मेमरी लोब। यहाँ पे बनेंगे इस तरह से मेमरी लोब। ये हो गया आपका। तो ये जो है सभी जगह पे ऐसे भरे पड़े रहेंगे। मेमरी लोब का नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि फीमेल बॉडी में जो मेमरी ग्लैंड है उसमें मेमरी लोब की संख्या या स्तनपाली की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है यहाँ पे स्पेस नहीं होने के वजह से हम उतना ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मेनली कितने पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा कितना, तो अप्रॉक्स 15 से 20। तो ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर है वो किसका है, तो आप बोलना है मेमरी लोब का है, मेमरी लोब, या इसी को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, स्तनपाली। तो स्तनपाली की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 15 से 20, डिपेंड ऑन साइज, यानी इसका आकार अगर बड़ा रहा तो यहाँ पे इसका संख्या भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आकार छोटा रहेगा तो इसका संख्या भी कम रहेगा, साथ साथ मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब आया बात कि सर ये मेमरी लोब हम देख लिए, मेमरी लोब के बाद इसके अंदर में भरा क्या चीज़ होता है, तो आप बोलिएगा क्लस्टर ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का क्या चीज़ होता है सर इसमें, तो गुच्छा होता है। बहुत सारा सेल आपस में क्या करता है, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेता है, सेल्स का ग्रुप रहता है यहाँ पे भरा पड़ा। तो ये हो गया सेल्स का क्या चीज़, ग्रुप। अब इस सेल्स के ग्रुप का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, स्पेशल नाम, तो आपको याद रखना है, इसी को कहा जाता है एल्वियोली। इसका नाम क्या होगा सर, तो एल्वियोली। ये जो गुच्छा दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, एल्वियोली, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो कूपिका बोलेंगे, कूपिका। इसका क्या खास बात है, तो सर यह जो है ना ग्रुप ऑफ सेल है, वो भी कौन सा सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल मिल्क प्रोडक्शन सेल है।
जो क्या कर सकता है, मिल्क का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन किसका हेल्प लेगा, तो एक हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है प्रोलैक्टिन। कौन सा है, प्रोलैक्टिन। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन का नाम बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, प्रोलैक्टिन। अब आया बात क्या कि सर ये तो हम जान गए कि इसके द्वारा जो है ना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कब होता है, तो आफ्टर बेबी का पास्चुरेशन होगा तब। जैसे ही मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो मिल्क फिर ट्रांसमिट तो होगा ना, तो ट्रांसफर होके किसके पास जाएगा, तो एक डक्ट के पास जाएगा। डक्ट का मतलब क्या हुआ सर, तो नली हो गया। ये सब जो है ना नली बना, ये नली का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसका नाम होता है बुअरे मेमरी ट्यूब्यूल या मेमरी डक्ट। इसका नाम क्या है, तो सर यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट या इसी को कह सकते हैं स्तन नली। कौन सा नली है, स्तन नली। अब ये आगे चल के क्या होगा, तो सर यहाँ पे ये फैलेगा, क्या होगा, तो फैल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, फैल गया। इस तरह से आगे चल के क्या होगा, फैलेगा। और यह फैला हुआ भाग एक नॉर्मल भाग नहीं है, इसको एम्पुला कहा जाता है। यहाँ पे जो फैला हुआ भाग है इसी को कहा जाता है एम्पुला। तो यहाँ आगे चल के यह नली क्या हो जाता है, तो सर फैल जाता है। फैला हुआ भाग किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछा जाएगा कि ये दोनों तरफ से फैला हुआ जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बोलना है एम्पुला। एम्पुला को ही हम क्या कहते हैं, तुम्बिका। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसी का नाम क्या है, एम्पुला। अब इसका एक पॉइंट समझना है कि मिल्क प्रोडक्शन भले ही यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मिल्क जो ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ पे, इधर की ओर। आगे की ओर सर मिल्क का कलर वाइट होता है, तो वाइट ही ले लीजिए। तो ये जो वाइट कलर का जो मिल्क जा रहा है वो ट्रांसमिट होकर के स्टोर कहाँ पे होगा, अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा कहाँ पे, तो एम्पुला में। तो मिल्क स्टोर होता है एम्पुला के अंदर। तो एम्पुला में होता है लेकिन टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब क्या, कुछ समय के लिए, फिर ट्रांसमिट होगा आगे की ओर। तो आपको दिमाग में भर लेना है कि मेमरी ग्लैंड के किस भाग में मिल्क जो है स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है एम्पुला। एम्पुला को ही हम क्या कहेंगे, तो तुम्बिका कहेंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब आया नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर ये तो हम जान गए, फिर आगे यहाँ से ट्रांसफर किसके हेल्प से होगा, एक डक्ट तो आएगा ना, तो यहाँ से एक और डक्ट आता है, नली आता है, जो आगे चल के एक पॉइंट पे सब डक्ट आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। ये आगे की ओर जा रहा है और लास्टली ये जितना भी डक्ट है एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, मिल जाएगा। ये डक्ट जो है ना यहाँ पे मिला और इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये नली जो है सब के सब यहाँ पे क्या होंगे, मिल करके एक डक्ट में ओपन हो जाएंगे। तो जिसके सहायता से ये ट्रांसमिट हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, तो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, या इसी को ट्यूब बोल दे, या इसी को दुग्ध स्रावी नली बोल सकते हैं। ये जो नली दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या होगा, तो दुग्ध स्रावी नली होगा। कंप्लीट है। अब जहाँ पे ये ओपन हुआ है जिस साइट पे, उस साइट को क्या कहेंगे, ये जो साइट दिखाई दे रहा है ना इसका नाम हो जाता है सर क्या चीज, तो निप्पल। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तो निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो इस भाग को एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, तो निप्पल है। अब निप्पल कहने का मतलब क्या, हिंदी नाम बहुत डेंजरस है बुआरे, चुचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुचक। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो यानी कि मेमरी ग्लैंड जो होता है ओपन कहाँ होता है, निप्पल के पास या चुचक के पास जो है ना ओपन होता है। अब इसके चारों तरफ आप ध्यान से देखना है, ब्लैक कलर तो इसमें है ही, फिर भी हम दे देते हैं, इसमें पता ही नहीं चलेगा। इसके चारों तरफ से क्या होगा, तब ब्लैक डार्क सर्कल दिखाई देगा। इसके चारों तरफ से इस तरह से क्या होगा कि जो निपल्स के साइड में ब्लैक डार्क सर्कल दिखाई देता है। इस डार्क सर्कल का नाम क्या होता है, तो आपको बोलना है एरियोला। क्या नाम है, एरियोला। ये जो है ना एक काम करता है क्या चीज़, तो ऑयल सेक्रेशन करता है। तो आपको याद रखना होगा क्या कि जो भी निप्पल है, निप्पल या चूचक है, उसके पास में एक ब्लैक कलर का जो होता है ना कलर होता है, वो बेवजह नहीं होता, उसका नाम एरियोला होता है। और उसमें से क्या निकलता, ऑयल, ताकि बेबी जब मिल्क फीडिंग करे, दूध पिए, तो उस समय क्या होगा कि वहाँ पे ये जो है ना
इचिंग ना हो और उसकी जगह पे फ्रिक्शन ना हो, ड्राइनेस नहीं हो, सूखापन ना आए। तो नेचर सोच समझ के यहाँ पे एक ग्लैंड रख दिया है। यहाँ पे बार बार आप तेल तो लगाने जाएंगे नहीं, जब बच्चे को मिल्क फीडिंग करेंगे तो नेचुरली एरियोला बन गया है जो क्या करता है, तो वहाँ पे ऑयल सेक्रेट करता है। ये समझ में आए। जैसे हमारा निपल है तो बीच वाला भाग में चारों तरफ से जो काला डार्क सर्कल है इसी का नाम क्या होता है, एरियोला होता है। तो ये आपका जो है ना मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सर मेमोरी ग्लैंड के अंदर में पहला भाग का नाम बताइए जो सबसे स्पेशल है, तो आपको याद रखना है मेमोरी लोब। नंबर कितना है, तो 15 से 20। अब इसके अंदर में कौन है, तो बहुत सारा सेल का ग्रुप है, उसका नाम है क्या चीज, एल्वियोली। एल्वियोली को आप बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल या कोशिकाओं का गुच्छा, जो क्या करता है, तो सर यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करता है। उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, तो प्रोलैक्टिन होना चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे मिल्क जब बनता है तो यहाँ से ट्रांसमिट किसके हेल्प से होता है, अगर पूछा जाएगा कि सर यहाँ पे मिल्क तो बन गया लेकिन ये ट्रांसमिट किसके हेल्प से होता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेमोरी डक्ट होता है। कौन सा डक्ट होता है, मेमोरी डक्ट, यानी इसी को कहेंगे स्तन नली। फिर आगे चल के कहाँ पे स्टोर होता है, एम्पुला में। एम्पुला से फिर ट्रांसफर कहाँ पे होता है, तो निपल के पास। निपल से फिर बेबी क्या करता है, तो मिल्क का फीडिंग करता है। उस समय एरियोला क्या निकालता है, तो तेल निकालता है, ताकि बच्चा को जो है ना मिल्क फीडिंग करते समय जो है ना इसमें जो है ना दांत या कटाया नहीं, या उसके अलावा क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो पाए, इस सब से बचा के रखता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, मेमोरी ग्लैंड। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आप ध्यान से देखिएगा कि सर बाह्य जनन अंग बच गया। अब देखिए सबसे मेन भाग आपका यही होगा, बाह्य जनन अंग। अब ध्यान से देखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बाह्य जनन अंग बनाना होगा तो सबसे आसान होगा आपके लिए। सबसे पहले क्या करिए कि इस तरह का आप जो है ना लाइनिंग खींच लीजिए, काफी आसान है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना। इसके बाद क्या करना है, तो दोनों तरफ से सिंगल लाइन ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से दर्शा देना। ये बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है सर, तो यहाँ पे भाग को दर्शा देना है। पीला कलर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तो यहाँ पे क्या किए कि सर एक एरिया बना देना है, इस तरह से एरिया बना देना है। बन गया। अब बनने के बाद इसके साइड में एक और जो है ना लेयर चढ़ा देना, डबल लेयर रखना है, क्योंकि फीमेल वेजाइना के अंदर में लेयर की संख्या क्या होता है, 2 होता है। अब ध्यान से समझना कि सबसे पहला पॉइंट आया क्या कि सर यहाँ पे क्या हुआ कि सर भाग क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या होगा, तो आपको रखना है याद, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, तो सर इसमें खासियत होता है कि बहुत सारा हेयर्स पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो सर यहाँ पे जो बाहरी आवरण है, आउटर मोस्ट लेयर है जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है लेयर, इस लेयर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। तो ये जो दिखाई देता है लेयर, इसका नाम होता है लैबिया, लैबिया मेजोरा। अब हिंदी वाला क्या लिखेगा, तब बात बृहद, इसको क्या बोल सकता है, बृहद भगोष्ठ बोलेगा, भगोष्ठ। डेंजरस नाम होता है हिंदी में। अब आया क्या कि सर अंदर वाला का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो अंदर वाला का नाम होता है सर लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा, या इसी को कह सकते हैं लघु भगोष्ठ। यानी भगोष्ठ है बट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा आपका कौन सा, बड़ा वाला, एक छोटा वाला। अब इसके बाद का पॉइंट क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। इसके पास क्या होगा, तो सर 2 होल होगा, यानी छिद्र की संख्या कितना होगा, तो 2। एक बड़ा वाला एरिया दिखाई देगा आपको। यहाँ पे क्या होगा कि सर इसमें होल का नंबर अगर पूछा जाए तो कितना होता है, तो 2। सबसे पहला जो भाग है इसका नाम क्या होगा, आपको दिमाग में भर लेना है, इसी का नाम होता है वेजाइना। क्या नाम होगा, वेजाइना। इसको क्या कहा जाता है, तो सर योनि भी कहा जाता है, ठीक है। अब पॉइंट आया क्या कि सर इसके अलावा क्या होगा, तो सर इसमें एक और पार्ट होता है, ऊपर की ओर एक छोटा सा नली होता है, इसको क्या कहते हैं, तो यूरेथ्रा बोल सकते हैं, यूरेथ्रा। इसका कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको मूत्र मार्ग भी बोल सकते हैं। अब देखना ध्यान से है क्या कि ये चीज हम जान गए। एक और भाग मेरा बच गया था, उसका नाम क्या था, तो सर यहाँ पे जो है ना मटर के दाने के समान, किसके समान है, तो मटर के दाने के समान एक संरचना होता है, उसी का नाम क्या होगा, तो सर क्लाइटोरिस होगा। क्या नाम होगा, क्लाइटोरिस, या इसी को क्या कहते हैं, तो भग
सेफ कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये सब के सब क्या है, तो बाह्य जनन अंग है। अब ये याद रखना है कि क्लाइटोरिस को कहा गया है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, यानी फीमेल बॉडी का सबसे संवेदनशील भाग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, क्लाइटोरिस होता है या भगसेप होता है। यानी कि यहाँ पे प्रेस करने पर यानी दबाने पर यहाँ पे क्या होगा, फीमेल बॉडी में सेक्स के प्रति जो है उत्तेजना उत्पन्न होने लगता है, उसका नाम क्या हो गया, क्लाइटोरिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना क्या है, देखिएगा ये जो वेजाइना दिखाई दे रहा है इससे संबंधित एनसीईआरटी एक बढ़िया सा पॉइंट लिखता है। क्या लिखता है आप ध्यान समझिएगा। वेजाइना के ऊपर क्या होता है, तो सर लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या पाया जाता है, तो लेयर पाया जाता है। ये इसके ऊपर क्या होगा, तो एक अच्छा खासा लेयर पाया जाता है। इस लेयर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, तो इस लेयर का नाम होता है हाइमेन। हाइमेन कौन सा लेयर है सर, हाइमेन लेयर है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, हाइमेन लेयर। एक पॉइंट सुनना है आपको। सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोले आपको ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पर क्या लिए हैं, तो एक जो है ना वेजाइनल वाला एरिया है, वेजाइना के पास में एक चीज है उसका नाम है कौन सा चीज, तो हाइमेन लेयर। हाइमेन क्या है, तो एक लेयर है। इससे संबंधित जो है ना मिथ बहुत सारा है, इसलिए आप ध्यान समझिएगा। ये जो हाइमेन लेयर है जिसको ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर इसको क्या कह दिया जाता है, तो सील कह देता है। बहुत बच्चा के मुंह से भी सुने थे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है कि इसके टूटने के कारण क्या है, तो इसके टूटने के पहला कारण होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्स बोल सकते हैं या संभोग के द्वारा। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर कोई करे यानी पहला बार संभोग हो तो उसके द्वारा यह हाइमेन लेयर क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा, तो सर हॉर्स राइडिंग हो सकता है। अब ये हॉर्स राइडिंग का मतलब क्या हुआ, तो बोल सकते हैं घुड़सवारी के द्वारा, घुड़सवारी के द्वारा यह टूट सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, और रीजन बता सकते हैं सर, तो साइकिलिंग के द्वारा। साइकिलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, साइकिल चलाने से, इसके द्वारा भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो साइकिल चलाने से भी टूट सकता है। तो यहाँ पे रीजन आपको पता चला, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स हो सकता है, हॉर्स राइडिंग के द्वारा हो सकता है, साइकिलिंग के द्वारा हो सकता है, ये सब कारण है। उसके अलावा एक और कारण होता है, ध्यान समझिएगा। एक आता है पैड, उसका नाम है टैम्पॉन, टैम्पॉन पैड के कारण। अब आया क्या कि सर यहाँ पे जो है सामने वाला जो हाइमेन लेयर है वो किस पैड के कारण टूट रहा है, टैम्पॉन पैड के कारण टूट रहा है। आखिर क्यों टूट रहा है, तो हम बोले क्या, संभोग के दौरान फर्स्ट टाइम क्या होता है, तब पेनिस को इसके अंदर में इंसर्ट किया जाता है। अगर इसमें इंसर्ट किया जाएगा, इसमें प्रेस किया जाएगा, तो ये क्या होगा, लेयर जो झिल्ली होगा आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। तो ज्यादा चांस किससे होता है, यानी फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स से। इसके अलावा टैम्पॉन पैड आखिर है क्या, बाकी सब पैड देखे हैं फ्लैट टाइप का होता है। ये जो पैड होता है ये जो है ना पेंसिल के जैसा होता है, इस तरह का इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। पूरा का पूरा इसमें क्या भरा पड़ा रहता है, तो रुई भरा पड़ा रहता है। ठीक है, ये जो है ना क्या चीज होता है, तो स्पेशली किसके द्वारा यूज में आता है, तो स्पोर्ट्स पर्सन। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पेशली फीमेल है तो स्पोर्ट्स कर रही है, तो उसमें क्या होगा ध्यान समझिएगा। तो उसमें अगर मैच है, मैच के दौरान उसमें क्या हुआ, मेस्ट्रुअल साइकिल आ गया, तो उस समय इस टैम्पॉन पैड को क्या किया जाता है, तो ले लिया है। क्योंकि बड़ा वाला पैड क्या होगा, वहां पे जो है ना पहन के खेलना उचित नहीं होगा, वहां पे लीकेज का डर रहेगा। इसमें क्या होगा कि इस पैड को क्या किया जाता है, इसके अंदर में यानी वेजाइना के अंदर में इंसर्ट किया जाता है। जबरदस्ती इसमें क्या किया जाता है, धकेला जाता है, या इसी को कहते हैं क्या कि घुसेरा जाता है। जिस कारण क्या होगा कि इस लेयर जो है ना, ये हाइमेन लेयर है वो ब्रेक कर जाएगा। तो ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, जिसके कारण आसानी से हाइमेन लेयर क्या होता है, टूट जाता है। तो हाइमेन लेयर टूटने का कारण एक टैम्पॉन पैड भी होता है, या अंदर जाने के बाद आसानी से क्या करता है, तो जितना भी रक्त होता है उसको सोख लेता है। तो ये सब रीजन है किसका, तो सर हाइमेन लेयर टूटने का। बहुत बार देखिएगा क्या कि मेंटली प्रिपेयर्ड इंसान क्या है कि इसके बारे में मिथ है। एनसीईआरटी ये सब लिख रहा है, यहाँ पे शौक से हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इंसर्ट न बोल के बोला गया है टैम्पॉन पैड के घुसेरने से। अब रीजन क्या है ऐसा बोलने का, क्योंकि यहाँ पे मिथ इसमें बहुत ज्यादा है। राजस्थान में ज्यादातर मोस्टली, अब ये नहीं कि हम राज्य को ऐसा टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान में मोस्टली जो होता है ना, आफ्टर मैरिज जो हनीमून होता है उस समय घर के जो है ना बुजुर्ग लोग, उसका जो बेड है, उसका चादर जो है, बेडशीट, वो
व्हाइट कलर का रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अगर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स हो तो उसके द्वारा क्या होगा, उसका चादर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर रेड हुआ तो बोला जाएगा क्या कि इसका जो है ना फीमेल का चरित्र बढ़िया है, नहीं तो उसका चरित्र खराब है, पहले से इसका सील खत्म हो चुका है। तो ये मिथ है। क्यों मिथ है? क्योंकि वो पढ़े नहीं। आगे क्या है कि ये सब रीजन हो सकता है, उनका दिमाग सिर्फ किस पे है, समभोग पे है। तो यही रीजन होता है, इसलिए जो है पढ़ना जरूरी है इसके बारे में। कंप्लीट हुआ यहाँ तक आपका हाइमेन लेयर का कहानी कंप्लीट है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए हाइमेन लेयर टूटने का कारण क्या हो सकता है, तो आपको बोलना है क्या, समभोग हो सकता है, हॉर्स राइडिंग हो, साइकिलिंग हो सकता है, टेम्पॉन पैड हो सकता है। यहाँ पे कभी भी ये नहीं दर्शाता है। तो पूछा जाता है कि क्या हाइमेन लेयर फीमेल के वर्जिनिटी को दर्शाता है? वर्जिनिटी का मतलब आप लोग अच्छे से समझते होंगे, सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को दर्शाता है, यानी पहले से सेक्स हो चुका है उसको दर्शाता है। तो आप बोलेंगे कि वहाँ पे नहीं, ये कभी भी जो है ना वर्जिनिटी को नहीं दर्शाता है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं।